नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया में सोनू कुंतल। देश में तमाम जगह किसान आंदोलनों की खबरें आपको पास आ रही होंगी। पहले जिस आंदोलन को हरियाणा और पंजाब तक सीमित करने की कोशिश की गई थी, कहा गया था कि ये आंदोलन सिर्फ़ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब से हैं। अब उस आंदोलन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान भी अपनी अपनी सक्रिय भागीदारी दे रहे हैं। पहले जिस आंदोलन को कभी खालिस्तान के नाम पर तो कभी अन्य मुद्दों के नाम पर सिमटाने की या फिर समेटने की कोशिश की गई थी, अब उसमें युवाओं ने अपनी भागीदारी शुरू की है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा की बात करें तो मथुरा और आगरा से आगे एमपी होते हुए कुछ किसान आ रहे हैं जिनको केएमपी पर फ़िलहाल रोक लिया गया है। लेकिन हम फ़िलहाल दिल्ली एनसीआर बल्लभगढ़ में हैं, जहां पर किसान पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में हैं। ये उनका पड़ाव है। ये जहां स्टेशन है जब रुके हुए हैं वो बल्लभगढ़ का कौन सा गाँव है, झार सेतड़ी गाँव है, और वहाँ पर उन्होंने स्टे कर लिया है। हमारे साथ किसान कौम के कुछ युवा जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कुछ प्रोपेगेंडा के साथ इस पूरे मूवमेंट को भटकाने की कोशिश की जा रही है। सरकार क्यों पीछे नहीं हटना चाहती है और किसान अपनी मांगों पर अड़िग क्यों है, क्यों बार बार मीटिंग करने के बाद भी सारी चीज़ें बेनतीजा हो रही हैं और क्यों सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो हमारे साथ हैं हमारे दोस्त हैं किशन पाल। किसान अपनी मांगों को लेकर इतना आश्वस्त क्यों है कि हम सही ही मांग कर रहे हैं, सरकार पर भरोसा क्यों नहीं दिखा रहा किसान? ऐसा है क्योंकि आज किसान पहले वाला किसान नहीं है। आज किसान गंवार नहीं है, अनपढ़ नहीं है। आज हम किसानों के बच्चे पढ़ चुके हैं। हमने उन बिलों को पढ़ा है, उन कानूनों को पढ़ा है जो कि सीधा सीधा किसान के विरोध में है। किसान ही नहीं बल्कि वो देश के, समूचे देश के विरोध में है। यह कानून केवल और केवल इस देश को इन कंपनियों का गुलाम बनाने के लिए लाए गए हैं, जिनकी एवज में इन पार्टियों को संदूक भर भर कर गुप्तदान पहुँचा दिया गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे देसी दिमाग में, जो किसान दिमाग में हमारे जो बात आ रही है, वो हमें ये अंदर से ये लग रहा है कि अभी सरकार धीरे धीरे, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, धीरे धीरे वो माहौल बनना शुरू हो गया है कि केवल एमएसपी की मांग, केवल एमएसपी की मांग नहीं। यह केवल एमएसपी की मांग नहीं है। हमारे किसानों की जो मांग है, जो ये राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है, जहाँ जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से आज तक मांग केवल और केवल यही है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस किया जाए। जब भी इस आंदोलन को कामयाब माना जाएगा तभी हम किसान संतुष्ट होंगे। केवल एमएसपी पर हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। एमएसपी एक ज़रूरी हिस्सा ज़रूर है, परंतु हमारी मुख्य मांग है इन तीनों काले कानूनों की वापसी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी लिखित में देती है तो फिर तीनों कानून सही हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात करें, अगर किसान एमएसपी पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो इसमें क्या बुराई रहेगी? फिर बहुत छोटी सी एक बात बताता हूँ मैं। यदि हम ऐसा भी हो जाता है कि एमएसपी पर गारंटी मिल जाती है, उसके बाद भी वो तीनों कानून तो ऐसे कैसे ही खड़े हैं, जिनका हिस्सा यह है कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होगी तो जो एग्रीमेंट होगा, आपने देखा होगा कि बीमा जब हम कराते हैं तो उसके नीचे भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कंडीशन सप्लाई। उन कंडीशंस को हम नहीं पढ़ते, तो एक किसान उन कंडीशंस को कैसे पढ़ेगा? जो कंपनियां आएंगी वो तो साइन करा लेंगी एग्रीमेंट पे, उसके बाद दिक्कतें तो आनी है। दिक्कतें आनी है तो हम अपनी दिक्कतों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? असली प्रॉब्लम ये है, हम तीनों बिलों में कुछ ना कुछ खामियां हैं जो कि उन कंपनियों को संरक्षण प्रदान करती हैं, खुला हाथ प्रदान करती हैं। इसलिए हम इस मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून ऐसे कैसे वापस होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो यहाँ सदा से होती आई है। कोई ऐसा कानून इस देश में पहले से नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना हो। आज से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां कर रही थी। गुजरात में भी जब लेज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अनुसार आलू उगाने के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब यही मामला सामने आया था कि उस तरह के आलू नहीं उगाए आपने। कंपनी ने कहा कि आपने उस तरह के आलू नहीं उगाए हैं जैसा हमने चाहिए था, और उल्टा किसान के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया था। वो तो शुक्र है हमारे संविधान का कि हमारे पास न्यायालय था और वो किसान कोर्ट गया और जीत किसान की हुई। ये केस आगे बढ़ेंगे और बड़े स्तर पर बढ़ेंगे। अब इसको लीगलाइज कर दिया जा रहा है। उन कंपनियों को खुला हाथ देने के लिए कानूनी संरक्षण दिया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर कानून में, हर तीनों ही बिलों में, तीनों ही कानूनों में जो लाए गए हैं, तीनों में ही कमी है, तीनों में ही चोर है। तीनों को पूरा का पूरा वापस लिया जाना चाहिए। अपने किसान भाइयों से भी मैं कहूँगा, जो युवा सोशल मीडिया चलाते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी आगे ना चलाएं कि हम केवल एमएसपी की मांग कर रहे हैं। नहीं, एमएसपी एक इसका हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है, पर हमारी पूर्ण मांग है कि ये तीनों के तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। सरकार इतनी जिद्दी क्यों है? सरकार
अगर कह रही है कि हम किसानों के लिए बिल लेकर आएँ, किसानों की बेहतरी के लिए, और किसान अगर मना कर रहे हैं, तो सरकार इस जिद पर क्यों है कि नहीं हम तो किसानों को फ़ायदा देकर ही मानेंगे? पहली बात, आप भी काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर हैं और आप पढ़े लिखे हैं, आप भी, आपको भी पता होगा कि इनमें से एक भी मांग किसान ने नहीं करी थी। ये तो सरकार अपने जो आका हैं, आप कभी भी फंडिंग आप देखिए कि इनकी चुनावों की फंडिंग कहाँ से होती है? बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, अंबानी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, टाटा और बिरला, ये सब फंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? कि आगे जाकर सरकार ऐसे कानून लाए जिससे कि हमें मुनाफा हो। अगर वो हज़ारों करोड़ रुपए दे रहे हैं तो उन्हें बदले में उन्हें करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, अपना मुनाफा उन्हें चाहिए, अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए। और सरकार उनसे प्रतिबद्ध हो चुकी है चुनावों से पहले ही कि जैसे हम सरकार में आएंगे, आपके जैसा आप चाहोगे ऐसा ही होगा, और आज वही हो रहा है। अब ये किसानों, ये जो तीनों बिल आए हैं, इनको कंपनियों के लिए लागू किया गया है। आप देखिए, कोरोना ने हमें ये बता दिया है कि दुनिया जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, खेती कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक पृथ्वी है, जब तक किसानी चलती रहेगी, फसलें उगेंगी और दुनिया खाएगी। तो इनका ये प्रोपेगेंडा, इनका ये मकसद है कि सब कुछ अगर जब ठप हो जाएगा ना, तब भी हमारी मशीनें, हमारे कारखाने चलते रहेंगे, हम इन पैकेटों में इन फूड को बना के बेचेंगे और हम मुनाफा कमाएंगे। और सरकार की तो ये मजबूरी है, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनको आगे जाके पैसा फंडिंग कहाँ से मिलेगी? और किसान की तो औकात ही क्या है, आप देख रहे हैं। सरकार कह रही है कि कानून तो किसान के हक में है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को सरकार के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए किसानों को बहकाया जा रहा है। और इसमें आरोप है कि खालिस्तानी की मांग करके पंजाबी जो कम्युनिटी है वो आगे आ रही है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि लोग जो फंडिंग पर भी सवाल उठाएगा कि इतने बड़ा प्रोग्राम किसके फंडिंग पर चल रहा है? आप यहाँ पे आपको कहीं कोई पार्टी का झंडा दिखा? यहाँ क्या, आप किसी भी बड़े से टीकरी, सिंगू, किसी भी बॉर्डर पे चले जाइए, आपको कहीं किसी पार्टी का झंडा नहीं मिलेगा। सारे किसान संगठन हैं, सब के सब। ये किसान अनपढ़ थोड़ी है जो किसी भी नेता के पीछे चल देगा। इतने सारे किसान हैं, ये सारे क्या, इनका दिमाग में कोई कीड़ा घुसा हुआ है, बीमार हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इन्हें पता नहीं है क्या कौन सा कानून हमारे लिए है, कौन सा नहीं है। जो अपनी मर्जी से फसल नहीं उगा सकता, जैसे कि भैया ने बताया कि आलू का साइज़ भी उन्होंने निर्धारित कर दिया, कल को तो गेहूँ का साइज़ भी नापने के लिए 1 नैनोमीटर ले आएंगे। इतना होगा, इतनी चमक होगी, इतना वजन होगा तो हम खरीदेंगे। अनपढ़ तो नहीं है। रही खालिस्तानी की बात, तो शर्म आनी चाहिए पढ़े लिखे युवा भी इस सोशल मीडिया, इस बिकी हुई आईटी सेल के बहकावे में आकर अपने किसान भाइयों को, जिनके बेटे ऐसे घर हैं जिनकी पीढ़ियाँ तक नहीं चली हैं, जवान बच्चे बिना शादी ब्याह के शहीद हो रहे हैं, वो खालिस्तानी है क्या सारे? आप सोचिए इस बात को। जिनके आगे इनकी शादियाँ नहीं हुई, जिनका परिवार ही नष्ट हो चुका, जो सिर्फ अपने माँ बाप के अकेले थे, उनके माँ बाप आज यहाँ लड़ रहे हैं, घरों में, खेतों में लड़ते हैं, खेतों फटे कुर्ते पजामे से। हम किसान के बच्चे ही हैं, हमें सारी चीज़ें पता है। आप आओ तो सही, आप जुबान चला रहे हो, आपकी उंगलियाँ चल रही हैं, 2 रोटी खाकर आपकी फेसबुक पर उंगलियाँ चलकर आप लिख देते हो कि खालिस्तानी से आंदोलन का हिस्सा है। आप आकर देखो तो ज़मीनी तौर पर क्या है क्या नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? कंगना जी कह रही थी कि जो एक तस्वीर सामने आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर कि 100-100 200 रुपये लेकर के उनको किराए पर लाया जा रहा है, महिलाओं को, युवाओं को खेती से क्या मतलब है, उसको किसान कौम के जो युवा हैं उनको माना जाता है कि उनको खेतीबाड़ी से मतलब नहीं है, इन सबको पैसे देकर या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या फिर विदेशी फंडिंग के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। क्या ये सही है? सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि खेती बाड़ी की ही अकेली बात नहीं है। आज जो लड़ाई है, आज जो हम युवा यहाँ हैं, हम इसलिए हैं क्योंकि यह हमारी ज़मीनों की लड़ाई है। हम यह समझ चुके हैं, और जो नहीं समझे हैं वो अब समझ लें। सीधे सीधे छोटे शब्दों में, छोटे से छोटी लाइन में केवल मैं समझाना चाहता हूँ कि यह आपकी ज़मीनों को छीनने की लड़ाई है। आपके खेतों में जिनको आपके पुरखों ने जोत कर मेहनत से जिनको सींचा है, समतल बनाया है, और हमारे पुरखों ने मुग़लों से, अंग्रेज़ों से जिस धरती भूमि के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज उस धरती को बचाने की लड़ाई है। बिलों को लंबी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस छोटी सी बात को समझ लें कि यह आपकी ज़मीन की लड़ाई है, आपके ज़मीर की लड़ाई है। इसलिए हम युवा यहाँ हैं। और पहले गोरे अंग्रेज़ थे, अब काले अंग्रेज़ हैं। बात वही है, भगत सिंह ने सही कहा था, गोरे चले जाएंगे, काले आ जाएंगे। जब उन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया था, अपने हिसाब से उगाते खाते थे। आज ये ज़मीनों को पहले ब्याज जो चौधरी सर दादा छोटू राम करके गए थे, ज़मीनों को इनसे आज़ाद करवा के गए थे ना काले अंग्रेज़ों से, आज वही कानून बदल कर पढ़े लिखे और टेक्निकल तरीके से लागू कर दिए गए हैं कि किसी को पता ना चले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऑनलाइन फार्मिंग, दुनिया भर के नाम दे दिए गए हैं अलग अलग। आप सोचिए, कोई 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ का किसान किसी दूसरे राज्य में फसल बेचने क्यों जाएगा? और फिर सारे देश में वही कानून है तो दूसरे राज्य में फसल महंगी कैसे चली जाएगी? आप इस बात का जवाब दीजिए ना।
किसान तो अपने पास नज़दीकी मंडी में जाएगा। आड़ती होने का फ़ायदा क्या था? कभी भी जाके मंडी किसान को फ़ोन करके अपनी फसल बेच दे, आड़ती को फ़ोन करके। आप हरियाणा में हैं, अभी भी 2-3 दिन पहले ही आपके सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा था कि राजस्थान में बाजरा सस्ता है, हरियाणा में महंगा है, तो हम राजस्थान का बाजरा हरियाणा में नहीं बिकने देंगे, है ना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश भर में हमने आज़ादी दी है, और खट्टर जी कह रहे हैं कि हम राजस्थान का बाजरा नहीं बिकने देंगे, खुलेआम कह रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि सिर्फ ये बहकाने वाली बात हो रही थी? केवल और केवल बहकाने की बात है। असली जो इसमें जो समझने वाली बात है, कानून में जो छूट दी गई है वो किसान को नहीं दी गई, वो कंपनी को दी गई है कि कंपनी कहीं से भी आकर कहीं भी खरीद ले, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट ये कहते हैं कि हमने बिचौलियों को ख़त्म किया, जो ख़त्म नहीं, बिचौलिया जो कि जिसको इन्होंने आड़ती कहा, आड़ती ही वो सबसे पहला आदमी होगा जो मंडी के बाहर आके हमारी ही फसल को खरीदेगा। जो अंदर खरीदता था तब तो उसे एक निश्चित कमीशन मिलता था, ठीक है। जब बाहर खरीदेगा प्राइवेट में, धीरे धीरे मंडियों को तो ख़त्म होनी है, जो ये प्रोसेस है 1-2 साल का, उसके बाद वो खुद बाहर आएगा और इन प्राइवेट कंपनियों का एजेंट बनेगा। उसको तो ज़्यादा फ़ायदा तब होगा, वो हमसे 1000 रुपये में 1200 रुपये में खरीदेगा और आगे ज़्यादा में देगा। तो ये सारा सिस्टम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए है, खेती का जो खेती में कंपनियों को घुसाने के लिए है, इन बिचौलियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। केवल और केवल किसान को हर मुद्दे पर बरगलाने का काम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कर रही हैं। एक हम इसी मुद्दे पर किसानों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने इस बिल को लेकर एक और शंका जाहिर की थी। उनकी शंका ये थी कि जब आप किसान अपनी फसल बेचता है तो दूसरी फसल का टाइम आता है, तब तक के लिए कुछ थोड़ी सी फसल अपने पास रख लेता है, तो उस फसल को तब बेचता है जब दूसरी वाली फसल आनी होती है। लेकिन अगर मंडियाँ ख़त्म हो गई तो वो अपनी उस फसल को, जैसे मान के चलो 10-5 मन गेहूँ रोक लिए, तो उसको वो बेचने कहाँ जाएगा? क्या ये परेशानी हो सकती है इन बिलों के बाद? ये परेशानी बिल्कुल होगी। ये परेशानी सबसे पहले होगी, और इसके बाद जो बड़ी परेशानी होगी वो होगी हमारे पास बेचने के लिए बाजार ही नहीं बचेगा, जगह ही नहीं बचेगी। हम बेचेंगे कहाँ जाके? जब मर्जी जब कंपनियों की मर्जी होगी तब वो आएंगे, उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं आएंगे। वो आपस में एकता करेंगी कंपनियाँ, और मनमाने मर्जी पर दाम मोनोपोली चलेगी और मनमाने दामों पर हमारी फसल खरीदी जाएगी। ये इसमें होना है आगे जाके, क्योंकि MSP तो ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। सरकार कह देगी कि मंडियाँ तो अब रही नहीं, तो हमारी जिम्मेदारी रही नहीं, अब तो प्राइवेट में सब काम है, तुम्हारा अनाज कंपनियों को खरीदना है। और मंडी के बाहर MSP लागू नहीं होता, मंडी के बाहर MSP लागू है नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद भी मैं एक मैसेज अपने इस क्षेत्र के ब्रज क्षेत्र के लोगों को बड़े ही गहरी आत्मा से, और क्षेत्र से पहले ब्रज क्षेत्र में बैठे मैं एक बात बताता हूँ। पहले कह रहे थे कि ये सिर्फ आंदोलन पंजाब, मेनली पंजाब और हरियाणा का थोड़ा सा एरिया उसको लेकर चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल इसमें तमाम क्षेत्र जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश जुड़ चुके हैं। और आपके आंदोलन को इससे पहले मैं बता भी रहा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि पीछे KMP पर कुछ लोगों को रोक दिया गया है, और यहाँ पर आपको टुकड़ियों, इस तरह से अलग अलग टुकड़ियों में क्यों बांटा जा रहा है आंदोलन को? अलग अलग टुकड़ियों में बांटने के पीछे सरकार की यही राजनीति है कि कहीं ये बदरपुर बॉर्डर पर जाकर मजबूत ना हो जाएं। जिस तरह से तीनों बॉर्डर दिल्ली के किसानों ने घेर रखा है, उसी तरह से ये बॉर्डर महत्वपूर्ण है। इसको कच्चा रखने के लिए ही किसानों को 2 जगह बांटा गया है। पर मैं अपने लोगों से, ब्रज क्षेत्र के लोगों से, बड़े बड़े गाँव वहाँ हैं KMP के आसपास जो किसानों के बड़े बड़े गाँव हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज एक होने का समय है। आज आपको KMP पर पहुंचकर उन किसानों का साथ देने का समय है। वो कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं। हम यहाँ पलवल KMP पर पहुंचने का समय है। आसपास के बड़े बड़े गांवों के जो युवा हैं, जो बुजुर्ग सरदारी हैं, जो बड़ी बड़ी पाल पंचायतें हैं, उनको आज खड़ा होकर उन किसानों के साथ उस धरने में जाकर शामिल होना चाहिए, और उस नाके को तोड़कर हमारे साथ इस यात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई ज़मीनों की है, ज़मीरों की है। आप टुकड़ी में जिसमें चल रहे हैं, ये इसका क्या प्लानिंग है? कहाँ जा रही है, कहाँ जाकर रुकेगी? देखिए, प्लानिंग तो है बदरपुर शामिल होने की, लेकिन बुज़ुर्ग हमारे साथ काफ़ी संख्या में हैं। बुज़ुर्ग थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा ही होता है, तो जहाँ तक जाया जाएगा। उसके बाद वहीं पड़ाव डाल के परमानेंट, जैसे कि हमारे किसान पंजाब के और बाकी हरियाणा के भाइयों ने लगाया हुआ है, सेम उसी तरह लग जाएंगे, और धीरे धीरे वहीं पर इकट्ठी होती चली जाएगी भीड़। देखिए, समय लगता है लोगों को जागरूक होने में। पहले भी क्रांतिकारी हुए हैं, सब अकेले चले थे, धीरे धीरे मजमा लगा था, भीड़ इकट्ठी हुई थी और बदलाव आए थे। अब जहाँ पर एकदम बिल्कुल अंतिम हो जाएगा, जैसे कि बदरपुर बॉर्डर है, अगर बदरपुर बॉर्डर तक हम पहुँच गए तो फिर सारे के सारे वहीं इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो आप भी वीडियोज़ को लगातार शेयर करते रहिए, और किसानों बिलों के बारे में आप मीडिया चैनल्स की ना मानकर, किसानों की भी ना मानकर, सोशल मीडिया की पोस्ट को भी ना मानकर बिल ड्राफ्ट को डाउनलोड करिए, उसको खुद पढ़िए, समझिए, और जो समझ में आए उसके बाद उसको अपने दिमाग में निकालिए, और फिर देखिए कौन सा चैनल झूठ बोल रहा है, कौन से किसान झूठ बोल रहे हैं, कौन खालिस्तानी है, किन के हाथ में AK-47 है, किसके हाथ में दराती है।
खुद उन चीज़ों को महसूस करिए और आपको लगता है कि किसान अपनी मांगों के लिए सही हैं तो उनका सपोर्ट कीजिए, आपको लगता है गलत है तो वो तो आप लिखते ही हैं, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। फ़िलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। किसान मुद्दों पर आपके साथ लगातार आज मैं काफ़ी लंबे समय से दूर था, लेकिन फ़िलहाल रेगुलरली आपके साथ में अपडेट रहूँगा। धन्यवाद।